Hello there, this is Karanveer Saharan and I'm going to teach you agronomy. And in this part of the video, we are discussing about the leftover topics from our previous video. जो हमारी पिछली वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे, हम उनके बारे में बात करेंगे. तो जो पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे प्रिसीजन एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन था, उसमें टूल्स और टेक्निक्स का जो यूज़ हो रहा था उसके ऊपर था. और जो हमने टूल्स और अभी तक पढ़े हैं वो अभी तक हमने जस्ट तीन टाइप के पढ़े हैं, जिसके अंदर हमारा पहला आ गया नेविगेशन हो गया, जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं उसके बारे में. और उसके बाद सेंसर टेक्नोलॉजी या फिर सेंसर्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसमें जो मेजर 3 या 4 टाइप के जो आपके सेंसर्स थे. और एक आता है हमारा जीआईएस. हमने अभी तक इस टॉपिक को पिछली वीडियो में इसके साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का इंडिया में करंट सिनेरियो क्या है, इसका क्या स्कोप है, आगे आने वाले भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, साथ में इसकी क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं आज के करंट सिनेरियो में, या फिर भविष्य आने वाले टाइम के अंदर मेनली इंडिया के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का जो सामना करना पड़ रहा है. प्लस इसके साथ ही जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो अभी इंडिया में चल रहा है, जिस लेवल पे है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम जिस टूल और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये एक टूल ही है, इसे हम कहते हैं ग्रिड सैंपलिंग. ग्रिड सैंपलिंग क्या होता है? बेसिकली ग्रिड्स होते हैं किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसे हम कहते हैं ग्रिड्स. और सैंपलिंग होता है इन्हीं टुकड़ों में से इनके सैंपल इकट्ठे करना, इसे कहा जाता है ग्रिड सैंपलिंग. अब ग्रिड सैंपलिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर का क्या लिंक है? एक्चुअली में जब हम ग्रिड सैंपलिंग की बात करते हैं तो हम एक खेत को बहुत ही छोटे छोटे, ये आपके खेत के साइज पे डिपेंड करता है, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप उसे 0.5 से लेकर 5 हेक्टेयर तक बड़े ग्रिड्स में बांट सकते हैं. अब 0.5 हेक्टेयर में अगर ग्रिड्स में अगर खेत बंटा हुआ हो और आपके पास हर एक ग्रिड की, सपोज करें हम A3 और C4, A3 हो गया हमारा दिस वन, C4 हो गया हमारा दिस वन. अगर हम बात करें इन दोनों ग्रिड्स की कि यहाँ पे उपज हमें दूसरे ग्रिड्स के मुकाबले हमें कम मिल रही है, तो हम पर्टिकुलरली हमें अगर हम उस समस्या की जड़ में जाते हैं और हमें अगर उसका कोई भी ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन मिलता है तो हम पर्टिकुलर इन्हीं ग्रिड्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. और इसका जो मेजर फायदा होता है वो होता है कि हम उर्वरक हो गया हमारा, न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड या जो भी है हमारे केमिकल्स, या जो हम एक्सटर्नल आउटपुट दे रहे हैं वो हम पूरे के पूरे खेत में देने के बजाय हम पर्टिकुलर इन ग्रिड्स के अंदर ही उनका इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारे जो खेती का जो खर्च है वो और कम हो सके. नेक्स्ट कंपोनेंट है जो प्रिसीजन फार्मिंग में यूज किया जाता है, वो है आपका वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, VRT. वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी. वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी प्रिसीजन फार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण टूल है, क्योंकि सबसे पहली बात तो वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी होता क्या है? इसे हिंदी में परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है. एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो हमारा फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जीपीएस, जीआईएस और ग्रिड सैंपलिंग की मदद से हमारे पास नक्शे तैयार हैं, हमारे पास सारा का सारा हमारे पास डाटा है. हमारे पास ये पर्टिकुलर जगह हैं जहां पे हमें उपज कम प्राप्त हो रही है, या फिर ये प्रॉब्लमेटिक जोन्स हैं हमारे खेत के. अब इन प्रॉब्लमेटिक जोन्स को डील करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे कहा जाता है VRT, नो वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी. अब क्या होगा कि अगर हम बिजाई की बात करेंगे, ठीक है, तो जब हम पर्टिकुलर हमारे इन
जोन्स में आएंगे जो हमें प्रॉब्लम्स दे रहे हैं या जहाँ पे यील्ड कम आ रही है, तो सबसे पहले तो हम यील्ड कम आने का वजह पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब हम खेत की जुताई कर रहे हैं या फिर हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, हम अगर हम सीड सोइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हमारी मशीन इस एरिया पर्टिकुलर एरिया में आएगी तो सेंसर्स की मदद से हमें पता चल जाएगा, नेविगेशन की मदद से हमें पता चल जाएगा कि अब ये पर्टिकुलर जो आपका एरिया है वो आ चुका है। अब यहाँ पे जो बीज दर है वो ऑटोमेटिकली अधिक हो जाएगी, वो वेरी कर जाएगी, वो बदल जाएगी। जो हम नॉर्मल बीज दर लगा रहे थे उसमें बदलाव आ जाएगा। प्रॉब्लम के हिसाब से कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, इट विल वेरी, इट वॉन्ट बी द सेम फॉर द होल सेट ऑफ द फील्ड। यह बदल जाएगी। जब भी जहां पे भी दिक्कत आ रही है वहां पे ये जो आपका रेट है, चाहे वो सीड सोइंग है, चाहे हम फर्टिलाइजर डोज दे रहे हैं, चाहे वहां पे हम इरिगेट कर रहे हैं उस चीज को, या हम किसी भी प्रकार से हम उसको डील कर रहे हैं, उस फील्ड को डील कर रहे हैं, उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर हमारे बदलाव आएगा उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। और यह जो वीआरटी टेक्नोलॉजी है, ये सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सटीक कृषि की प्रणाली है। सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। इंडिया की बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम इतने ज्यादा पहली बात तो यहाँ पे जो खेतों का साइज है वो सबसे बड़ा एक बैरियर है। खेतों का साइज छोटा होने की वजह से हम इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा, जो हम ये सारी हम बातें कर रहे हैं डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की, जो सब्जेक्ट है हम डेवलप्ड कंट्रीज से हम सीख रहे हैं और फिर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे अपने खेतों के लिए, छोटे खेतों के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट थिंग इज क्रॉप स्काउटिंग। नाउ व्हाट इज स्काउटिंग? स्काउटिंग होता है किसी भी चीज को स्काउट करना या फिर हम उसकी देखभाल करना, हम इसे देखभाल बोलते हैं। अब क्रॉप स्काउटिंग या फिर फसल की देखभाल, नॉट ओनली क्रॉप स्काउटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट स्काउटिंग। इन प्लांट्स वी आर हैविंग क्रॉप प्लांट्स, वी आर हैविंग वीट प्लांट्स। स्काउटिंग का मतलब हुआ देखभाल। देखभाल कैसे हुई कि उसकी फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक, जब पौधा छोटा होता है बीज से लेके जब पूरा बड़ा हो जाता है, तब तक हम उसको स्काउट करते हैं कि उसके अंदर किस टाइम पे या फिर उस किस पर्टिकुलर स्पीड से उसकी ग्रोथ चल रही है, ठीक है, फ्रॉम 0 to जब तक वो पौधा बन रहा है, ठीक है। उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, किस पर्टिकुलर टाइम पे, किस मौसम से, या कब पानी देने से, या फिर किस टाइम पे आप न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हो और उसकी यील्ड बूस्ट हो जाती है। या फिर जब आप उसमें कोई भी केमिकल गेरते हो, जब भी कोई केमिकल का इस्तेमाल होता है, या फिर उस पे किसी इंसेक्ट पेस्ट का या फिर किसी भी बीमारी का उस पे आक्रमण होता है, तब उसकी जो यील्ड सप्रेस होती है, जो यील्ड में कमी आती है, वो कितनी कमी आती है, उस कमी की दर क्या होती है, यानी कि हमारी जो यील्ड बूस्ट हो रही है उसकी दर क्या होती है, जो यील्ड जो हमारी बढ़ रही है, जो हम यील्ड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे पौधे की बात, ठीक है। जो उस पौधे की जो साइकिल चल रही है, जो उसकी लाइफ साइकिल चल रही है, उसके अंदर बूस्ट कब आता है और वो सप्रेस कब होता है, वो एक उसमें तनाव कब दिखाता है और वो कब बूस्ट हो जाता है। हम इस सारी चीजों को जब मिला के जब हम इसका अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है क्रॉप स्काउटिंग। इसका भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रोल है। और इस रोल के साथ साथ ही जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है यील्ड मैप। यील्ड मैप्स क्या होते हैं? हमारा एक पर्टिकुलर खेत है और वहां पे हम कंबाइन चला रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले लो, हम कंबाइन यूज कर रहे हैं वहां पे, और व्हाट दैट कंबाइन इज डूइंग, वो वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ कुछ जगह पे उसे अच्छी उपज मिल रही है, कहीं कहीं पे उसे उपज कम मिल रही है। तो
जो हमारी कंबाइन होती है उसके अंदर सेंसर लगा होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, किस जगह पे, पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, हमें जो उस कंबाइन के अंदर से जो भी आपका दाना है या फसल है या जो भी चीज है आपकी, वो किस दर से वहां से गुजर रही है, किस दर से वहां से पास हो रही है, इस सब को कैलकुलेट किया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि इस टाइम पे कहाँ पे हमें अच्छी उपज प्राप्त हो रही थी, हमें कहाँ पे उपज कम प्राप्त हो रही थी। इस इससे हमारे वहां पे खेत के अंदर ईल्ड मैप बनाए जाते हैं कि यहाँ पे मान लो इस एरिया में हमें जो उपज प्राप्त हो रही थी वो लगभग 10 क्विंटल थी, इस एरिया में 9 क्विंटल प्राप्त हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, वहां पे 5 क्विंटल हमें जो ईल्ड थी हमारी वो रेट था जो हमारा वेरिएबल। बाकी ओवरऑल हम बात करें, मान लो 12 क्विंटल एवरेज आ रही थी, हम अब पूरे खेत में 12 क्विंटल आ रही है और कुछ कुछ जगह पे जैसे 9, 5, 10 जो ये आपके जो वेरिएबल्स हो रहे हैं, जो आपके रेट में फर्क आ रहा है हमें, ठीक है। तो इस जो इफ सारा फर्क आता है और ये जो हमारी टोटल यील्ड आती है, इनकम एवरेज यील्ड आती है, हम इस सब को जब हम मिला देते हैं तब हमारा बनता है यील्ड मैप। हम इसे उपज मानचित्र भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम बाद में वीआरटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है या फिर हम इसका इस्तेमाल दूसरे सेंसर्स को इंटीग्रेट करने में, या फिर हम जो ये हमें बीमारियां जो हमें ये कमियां पता चली हैं इनको निकालने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जो अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिमोट सेंसर्स, इसे हिंदी में सुदूर संवेदन या फिर संवेदक भी कहा जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि हवाई या फिर उपग्रह सेंसर जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा जो हमारे खेत होते हैं इनका एक मानचित्र बनाया जाता है, ठीक है। वहां से गुजरने वाले रास्तों का, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका खेत था, ये आपका खेत है, यहाँ से कोई सड़क जा रही है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे चट्टान वगैरह होगी, या जो भी हमारे पास जो इसके अंदर डिफिकल्टीज है, या फिर हमारे पास जिस भी टाइप का हमारे पास इसके अंदर एक बैरियर है उसे डिटेक्ट करने के लिए, या फिर हम इसका इस्तेमाल वहां पे मौजूद कहाँ पे हमें पानी मिल सकता है, हमें पानी कहाँ पे अच्छा मिल सकता है, या फिर हम पानी को स्टोर करने के लिए टैंक वगैरह बनाते हैं, वाटर टैंक बनाते हैं, या फिर हम डिगी या डैम का निर्माण करते हैं, या फिर हम किसी भी तरीके का एक इमेजिनरी सिस्टम जब उसके अंदर हम डेवलप करते हैं और उसको हम दूर बैठे, हम इवन वहां पे 10 मीटर दूर बैठे या फिर 10 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर दूर बैठे, 1000 किलोमीटर दूर बैठे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है कि इस टाइम पे हमारे खेत के अंदर ये हो रहा है, या फिर इस टाइम पे हमारे खेत के अंदर यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है। इन सब चीजों को हम रिमोट सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट करते हैं और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है। और एरियल और मोस्ट बेसिकली इसके अंदर एरियल और सैटेलाइट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एरियल के अंदर ड्रोन हो गए आपके, इवन हेलीकॉप्टर्स हो गए, हवाई जहाज हो गए, जो एक विजिबल रेंज के अंदर उड़ते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके सैटेलाइट्स होती है, जो आपके उपग्रह होते हैं, ये सारे के सारे आपके ऊपर अंतरिक्ष में उड़ते हैं और वहां से आपको एक मानचित्र आपको तैयार करके देते हैं। जिस तरीके से आप जब गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हो, मोस्टली क्या करते हैं आप, या तो आपके खेतों को आप देखते हो, ठीक है, या फिर आप अपने घरों को देखते हो कि ये हमारा घर है, यहाँ पे जाने का रास्ता, इस रास्ते में कहाँ पे सड़क आ रही है, कहाँ पे पुल आ रहा है, कहाँ पे रेलवे लाइन आ रही है, कहाँ पे कोई भी बैरियर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा हम जो हमारे फोन पे देख रहे हैं, कहीं भी बैठे देख रहे हैं, इंटरनेट की मदद से देख रहे हैं, वो ये सारा काम होता है रिमोट सेंसर्स का, और वो रिमोट सेंसर्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सेम यही चीज प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था
टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का ये। So our next major topic is what are the advantages of precision agriculture? परिशुद्ध खेती का क्या क्या लाभ हैं जो हमें फ़ायदे मिलते हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया, दिस वन इज़ फॉर ग्लोबली। हमारे इसके सबसे अच्छे या बेहतरीन लाभ क्या क्या हैं? जो सबसे पहला है, जो सबसे मेजर है, वो है आपकी जो कुल उपज है, उसके अंदर एक कुल उपज में वृद्धि कराने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी जो किस्में हैं, जो हमारी फसलों की किस्में हैं, क्रॉप वैरायटीज़ हैं, ठीक है, उनको उनका जो सिलेक्शन होता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना। विद द हेल्प ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन अचीव, जो फसलों का चयन करते हो उसका एक आधार होता है हमारे पास। वी आर हैविंग ए परमानेंट बेस, we are having the technology, actually we are having the technology, we are having sensor technology, we are having crop modeling, we are having everything। हमारे पास एक डाटा है हमारे पास जिसकी मदद से हम जो हमारे जो फसलों का चयन है वो आसानी से कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी है जो हमें एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। वहाँ से डाटा लेके हम कौन सी फसलें हैं जो हमें अच्छी ईल्ड दे सकती है, या फिर जिन पे कीटनाशकों का प्रभाव या फिर जो कीट है वहाँ के उस एरिया के जो लोकल कीट्स हो गए या वीड्स हो गए, खरपतवार और कीट, वहाँ के इंसेक्ट्स, पेस्ट, वो किस तरीके से उस फसल पर्टिकुलर उस फसल पे कैसे वो प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा उस फसल में किए जाने वाले खरपतवार, मेनली खरपतवारनाशी जो आपके हर्बिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए, ये उसके अंदर जो आप प्रॉब्लम क्रिएट करती है डिजीज़ मेनली और इंसेक्ट्स, तो उसके लिए जो भी आप प्रबंधन करते हैं वो सब हमें पहले से ही मालूम होगा और इन सब की मदद से हम एक बेटर ईल्ड अचीव कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है दक्षता में सुधार। जो हमारे खेत की या फिर जो ईल्ड आ रही है, टोटल ईल्ड आ रही है हमारी, हम उसकी दक्षता में एक सुधार कर सकते हैं। वो किस प्रकार से मदद करती है कि जब हमारे पास सारा का सारा डाटा है कि लेबर कितनी खर्च होने वाली है, जो आपके पास मशीनें हैं, जो उपकरण हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं आपके पास, उसके अंदर कितना समय लगने वाला है हर एक पर्टिकुलर चीज़ को, हमारे पास जो पानी का खर्च है, इसके अलावा हमारे पास जितने भी हम फर्टिलाइज़र डोज दे रहे हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे रहे हैं, उन सब की हमारे पास एक एक्यूरेट और एक प्रिसाइज्ड कैलकुलेशन है हमारे पास, और हम उसी के आधार पर सारी कैलकुलेशनें करके जो आपकी फसल होती है उसकी दक्षता में एक सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज उत्पादन लागत में कमी। जो आपकी उत्पादन की लागत है, जो आपको पर्टिकुलर एक हेक्टेयर में या फिर पर्टिकुलर एक बीघा की बात करें, बेसिकली हम हेक्टेयर की ही बात करेंगे, हमारे जो हेक्टेयर में जितनी भी उपज हो रही है उस उपज के ऊपर हमारा जितना भी खर्च आ रहा है, उस खर्च को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज पहले से ही, हमारे पास एक डाटाबेस है, एक अच्छा बड़ा वास्ट डाटाबेस है जिसकी मदद से हम ये सारी कैलकुलेशंस पहले ही करके रख चुके होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे बीमारी आएगी, उस बीमारी के आने पे फसल का रिस्पॉन्स ऐसा होगा, हमारे को हमें उस फसल को पानी किस टाइम पे देना है। इस तरीके से हमारे पास लगभग सारी कैलकुलेशंस की होती हैं और उसी की वजह से जो हमारी उत्पादन लागत होता है उसके अंदर एक कमी देखी जा सकती है। नेक्स्ट थिंग इज कृषि प्रबंधन में बेहतर निर्णय लेना। बेहतर निर्णय लेना, किस टाइम पे क्या करना है, इन सबको दर्शाता है, और ये एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ या फिर आप एक अफर्मेटिव इसको सोच बोल सकते हो कि जितना जल्दी किसी भी बात पे निर्णय लिया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। फसलों के मामले में भी यह सेम इम्प्लाई होता है। अब होता क्या है कि किस टाइप के निर्णय लेने चाहिए, कब पानी लगाना है, कब हमें वहाँ पे हर्बिसाइड्स या फिर वीडिसाइड्स, या फिर कब हमें वहाँ पे फर्टिलाइजर डोज कम ज़्यादा कैसा क्या करना है, इस सब का, प्लस मौसम कैसा रहने वाला है, ज़मीन का जलवायु और हर चीज़ का हमारे पास डाटा है, और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ किया जा सकता है उस एरिया में। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इससे हम पर्यावरण की रक्षा काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं?
हम जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको पता है कि यू आर गोइंग टू बी प्रिसाइज्ड, ठीक है, तो आपको पता है कि कितना पानी चाहिए फसल को और हमें उतना ही पानी उसको प्रोवाइड करना पड़ सकता है या उतना ही पानी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ, this is an example, instead of applying 10 liters of water, if the crop is demanding for just half a liter of water, then we are saving that 9.5 liters of water from the crop, ठीक है। in the same way herbicides, आपके केमिकल्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, या जितने भी आपके केमिकल्स हो गए, हम उनको एक प्रिसाइजली जितना ज़रूरत है, जिस एरिया में ज़रूरत है, ठीक है, जिस एरिया में ज़रूरत है, हम उन्हीं प्रॉब्लमेटिक जोन्स को ही कंसिडर करेंगे और इस तरीके से पर्यावरण को भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा, ठीक है। और यह नॉट ओनली पर्यावरण, आपकी इकोनॉमी को भी, जो किसान की इकोनॉमी है उसको भी है एक अच्छा बूस्ट अप देगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर किसानों को भी एक बहुत, जो उनकी माइंडसेट होता है उसको बहुत वाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास हर चीज़ का अब एक कथित तौर पे एक डाटा है उनके पास, वो पर्टिकुलर उस क्रॉप को कैसे संभालेंगे, ठीक है, और कैसे उसको मैनेज करना है, और दे आर हैविंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस बात से आया कि उनका जो फसल प्रबंधन था, उनका क्रॉप मैनेजमेंट था, वो एक बेटर लेवल पे पहुंच गया, उनकी ईल्ड में इंक्रीमेंट फॉर्चुनेटली उनकी एक ईल्ड में इंक्रीमेंट आ गया और इस तरीके से वो बूस्ट अप करते जाएंगे, उनका जो लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से उनके अंदर भी एक टाइप का एनकरेजमेंट आएगा, वो भी अच्छे निर्णय ले सकेंगे और इस तरीके से वो और अधिक बेहतर खेती को बना सकेंगे और आने वाले फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फसलों को या फिर ज़मीन को, मृदा को वो अच्छी तरीके से संभाल के रख सकेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेजर टॉपिक, दैट वन इज व्हाट आर द लिमिटेशंस। जो सबसे बड़ी हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं, हमारे पास क्या क्या लिमिट्स हैं, या हमारे पास क्या क्या सीमाएं हैं। एक्चुअली हम बात करें, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें या फिर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक फुल फ्लो में चल रहा है या फिर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। इवन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिव बिकॉज दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। इवन द फार्मर्स, दे आर हैविंग डिफरेंट क्लास, लाइक जितना मैंने देखा हुआ है कि 100 हॉर्स पावर से नीचे वो ट्रैक्टर भी नहीं रखते, उनकी मशीनें हैं, उपकरण हैं, या फिर उनके जो खेत हैं वो बहुत बड़े होते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं की गई है, लाइक अगर हम बात करें सेंट्रल पिविट सिस्टम ऑफ इरिगेशन, खेत बिल्कुल गोल होते हैं, उनके बिल्कुल गोल होते हैं और उसके अंदर पिविट सिस्टम द्वारा खेती की जाती है। आई विल शो दिस टू यू इन some next video or on some different day, or I will show you a picture in the display over there. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसको अभी लाने के अंदर हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सबसे मेजर तो है जो हमारे खेत हैं उनका साइज बहुत छोटा है। दूसरा, यहाँ के जो किसान हैं वो इतने समृद्ध नहीं है कि वो इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, ना वो इतने पढ़े लिखे हैं। चलो लेट अस डिस्कस इट टॉपिक लाइन वाइज। जैसा कि मैंने बताया, जो पहला पॉइंट है अपना वो है खेतों का आकार। खेतों का आकार छोटा होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी को आप खेतों के अंदर इम्प्लीमेंट करो या फिर उसको यूज़ करो, ठीक है। खेतों का साइज सिर्फ इतना ही है कि आप मैनुअली जाके घूम के आ सकते हो और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतने महंगे उपकरण या फिर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को खेत में इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो बड़ी समस्या आती है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जो हमारे किसान हैं इंडिया के, वो मोस्टली जो जनरेशन अभी जो चल रही है, ठीक है, हालांकि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अनएडुकेटेड हैं, पर जो हमारी जो भी जनरेशन जो चल रही है, जो पीछे वाली जनरेशन, जो हमसे जो पिछले वाली जनरेशन हैं, वो
थ्योरेटिकल नहीं है, उनके पास सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और वो भी उसी एरिया तक सीमित है जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो एक सोच का वाइड अप होना, मतलब एक खुली सोच रखना भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करने में इंडिया में पर्टिकुलरली बाधा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो बाधाएं नॉट ओनली किसान को, जो हमारा इंडिया का जो स्ट्रक्चरल या फिर हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है वो भी इतना विकसित नहीं है कि इस सब को लागू कर सके। जैसे कि जो हमारा मंडी का सिस्टम मान लो, या फिर जो हमारा खेती का जो आवागमन का सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास हम इतने डेवलप नहीं है, हम ट्रैक्टर ट्राली छोटे हैं आपके, हमें बार बार चक्कर निकालने पड़ते। और इन सब के अलावा जो एक और भी जो हमारे पास अच्छी चुनौती सामने आती है वो है जो इनिशियल कॉस्ट होता है ऐसी टेक्नोलॉजी का, जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत अधिक होता है। हम उसको ऐसे ही बिना सोचे समझे हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें उसके इकोनॉमिक्स पे भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इसी वजह से हम उस टेक्नोलॉजी को अपनाने में असमर्थता महसूस करते हैं। इसके अलावा और भी जो समस्या आती है वो एक जस्ट उदाहरण लेके चलिए कि अगर गवर्नमेंट किसी स्कीम को अप्लाई करती है किसानों के फायदे के लिए भी, तो उस स्कीम के बारे में भी पूरी जो जनरेशन है या फिर जो पूरी जो किसान कम्युनिटी है उसके अंदर तक बात नहीं जाती भी है तो मोल्डेड होके जाती है, उसमें भी कमियां आ जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, या फिर बात बताने के जो जरिए हैं आगे उसके अभाव के कारण यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। सेम यही चीज आती है आपके प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी। हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टेलिंग, बट जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो एक ही पर्टिकुलर किसान तक पहुंचने में लगभग असमर्थ ही माना जा रहा है, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत रिमोट है, और दूसरा एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भी किसान को एक हिचकिचाहट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब तक वो किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो हमारे किसान है भारत के वो बहुत अधिक थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। वो जब तक वो आंखों देखी किसी के टेक्नोलॉजी को देख ना लें तब तक वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और सेम यही है कि अब उन्हें एक पर्टिकुलर किसान को दिखाने के लिए, कोई एक टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए एक डेमो ही काफ़ी नहीं होता है। वो किसी दूसरे किसान की साल 2 साल की उपज, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका खर्चा, उस खेत की इकोनॉमिक्स और इन सब को वो देख के ही वो निश्चय करता है कि मुझे भी इस टेक्नोलॉजी पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन है कि भारत में प्रिसीजन फार्मिंग है जो अपनी, वो इतनी ज़्यादा अधिक लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, किसानों तक बात पहुंचाने का जो सिस्टम है, उसके अंदर छोटी छोटी खामियां हैं, जिस वजह से किसान निवेश करने में, इस नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने से वो घबराते हैं। अब परिशुद्ध खेती को लेके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, या फिर जो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रिसीजन फार्मिंग, हाउ इट इज हेल्पिंग टू द फार्मर्स इन द फील्ड, और हाउ इट विल हेल्प, ये कैसे मदद करेगी किसानों की जिससे उनको फायदा मिल सके। ये परिशुद्ध खेती किसानों की कैसे मदद करती है या कर सकेगी, या फिर इसका क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन बन के आता है। तो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे जो खेत का प्रबंधन हो गया, या फिर हम जो खेत तैयार करना है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का यूज हो रहा है या फिर जिन टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज क्रॉप मॉनिटरिंग, या फिर उसको फसल जो है उसको सारा का सारा उसका जो मैनेजमेंट है, शुरू से बीज बुआई के बाद से लेके ईल्ड आने तक का जो जितना भी बीज का जो सफर जो फसल तय कर रही है या वो किसान तय कर रहा है, या फिर जो इकोनॉमी, ये तीनों मिलके जो तय कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी चीज़ है वो होगी आपकी ईल्ड मैनेजमेंट, या फिर जो आपकी उपज आ गई उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसको किस तरीके से आगे स्टोर किया जाए, या फिर जैसे भी उसको
बेचा जाए, या फिर जो जो चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है बुआई। अब बुआई की बात करते हैं या फिर हम खेत की तैयारी की बात करते हैं, तो जो पहले जो पारंपरिक विधियां थी उसके अंदर किसान अपनी एक एक मशीन को लेके खेत में घूमता था, फिरता था, ट्रैक्टर लेके ईंधन जो जलाता था और इस तरीके से वो उसको बुआई तक लेके जाता था। तो आज के जो सिस्टम है, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर मान लो या फिर एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मान लो, जो हम बाहर से या कहीं से भी हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, रोटावेटर, जो आपकी सीड ड्रिल रोटावेटर्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके जो कल्टीवेटर्स जिनके अंदर या जिनके पीछे जो आपके वुडन प्लैंक लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब जो कल्टीवेटर है उसका काम हुआ मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करना, और जो पीछे वुडन प्लैंक लगा हुआ है जिसे आप हिंदी में स्वागा भी कह देते हो, ठीक है, देयर इज वन पर्टिकुलर वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में उसे स्वागा भी कह देते हो, जैसे वुडन प्लैंक कहा जाता है, जैसे पाटा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब इवन यू आर कल्टिवेटिंग द सॉइल एट द सेम टाइम एंड एट दैट सेम टाइम यू आर लेवलिंग इट ऑल्सो, आप उसको कवर भी करते जा रहे हो, लेवल भी करते जा रहे हो, ताकि उसकी जो मॉइस्चर है उसको संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट थिंग इज रोटावेटर, सीड ड्रिल रोटावेटर्स। रोटावेटर का काम होता है फसल को अच्छी तरह भुरभुरा बना देना, उसको उसके अंदर इतनी एयर प्रोवाइड कर देना जितनी नॉर्मल दूसरी मशीनें नहीं कर पाती, क्योंकि रोटावेटर इतनी स्पीड से चलता है कि वो एक एक कण को अलग कर देता है, और जितना आपके मिट्टी के कण अलग 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 होंगे उसी हिसाब से वो उतनी ही हवा उसके अंदर आपकी जो मिट्टी होगी उसके अंदर पहुंच जाएगी। रोटावेटर के साथ साथ रोटावेटर में ही पीछे क्लैंक भी लगा होता है, जिससे वो जो अपने मिट्टी को उथला पुथला है उसको वो लेवल करता हुआ जा सके। प्लस हमने बात की है सीड ड्रिल रोटावेटर की, तो उसके अंदर एक सीड ड्रिल भी लगी रहती है जिसकी मदद से साथ ही साथ बिजाई भी हो जाती है। यानी कि अभी इस टाइम पे हमारे जो 3 या 4 मशीनें जो अलग अलग काम करती है, वो सिर्फ एक ही मशीन काम कर रही है। इससे समय की बचत हो रही है, ईंधन की बचत हो रही है, लेबर की बचत हो रही है, ठीक है, और जो आपकी जो फसल है उसके अंदर भी उसकी भी दक्षता में सुधार आने की ये फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है। इन सब टूल्स की मदद से जो एक पारंपरिक जो किसानी के अंदर जो श्रम लग रहा था, उसका जो लेबर लग रही थी, उसका हार्डवर्क लग रहा था, या जो भी एफर्ट्स लग रहे थे, वो सारे के सारे मिनिमाइज हो गए। वो सिमट कर 1, 2 या 3 मशीनों के अंदर ही लिमिटेड हो गए, और जो किसान होगा उसको वहीं से ही कंटिन्यू कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आता है आपका क्रॉप मैनेजमेंट, जो आपका फसल प्रबंधन है। और फसल प्रबंधन की बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हमारे पास हम सेंसर्स की बात करते हैं, ठीक है। सेंसर्स हमारे पास आपके जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन है उसके लिए हमारे पास सेंसर है, या फिर पर्टिकुलर किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए हमारे पास सेंसर्स उपलब्ध हैं। सोइल में जो नमी चल रही है उसके बारे में हमारे पास पहले से ही जानकारी रहती है सेंसर की मदद से। जो सोइल का पीएच हो गया, या फिर सोइल के अंदर जितना भी बायोटिक स्ट्रेस है, इस सब की जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है, और उसी आधार पर हम और अच्छे निर्णय ले सकते हैं उस फसल का प्रबंधन करने के लिए। और इसी के साथ साथ अब एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक और उदाहरण सामने आता है, जो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, जो आपका ड्रिप सिस्टम हो गया। अब एक फ्लड इरिगेशन से आप एक ड्रिप सिस्टम पे आते हो, बूंद बूंद सिंचाई पे आते हो, तो इवन आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा पानी हम जो उसके अंदर फसल में लगा रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। एक उदाहरण मानो कि जब आप एक बीज का रोपण करते हो उस टाइम पे कितना आपका जो पानी होता है वो व्यर्थ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका बीज होता है उसका रूट जोन कितना होगा, उसका रूट जोन एक सीमित दायरे के अंदर ही होगा, पर हम जो उसको फसल को जो पानी दे रहे हैं, ठीक है, वो आपके लगभग जमीन से 1, 1.5 या 2 फुट नीचे तक चला जाता है। जो उस
पौधे के काम नहीं आ पाता है, जो उस बीज के काम नहीं आ पाता है। पर अगर हम ड्रिप टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर हो जाएं, या फिर हम स्प्रिंकलर की बात करें कि हमें स्प्रिंकलर में क्या होगा, स्प्रिंकलर में आप जितना उस फसल को डिमांड होगी और जिस टाइम पे डिमांड होगी, वी आर हैविंग स्टोरेज टैंक्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स वी आर हैविंग, एंड वी आर प्रोवाइडिंग वाटर, एंड वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग वाटर व्हेन एवर इट इज नेसेसरी। हमें जब ज़रूरत होगी हम उसी टाइम पर ही उस फसल को पानी देंगे। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है कि किस तरीके से फसल प्रबंधन करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हम इम्प्लीमेंट करें ताकि वो खेती के लिए लाभदायक सिद्ध हो। ड्रिप सिस्टम के और भी बहुत से फायदे हैं जो आपको भी पता है कि हम पानी के साथ जो पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स हो गए उनको दे सकते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन, आपकी जो यूरिया, डीएपी, एमओपी जो भी हैं, या फिर एनपीके हैं, जो भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, हम केमिकल्स उनको दे सकते हैं, जो आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके ज़मीन के लिए जो फंगीसाइड्स वगैरह होंगी हम उन्हें दे सकते हैं, या फिर हम कोई भी जैसे सॉइल बॉर्न डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समय आने पे और जितनी मात्रा में चाहिए पौधे को हम उसे ड्रिप सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम के दौरान ही उसको दे सकते हैं, जिससे किसान को बार बार लेबर का जो खर्चा होता है, एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो उसमें कटौती हो जाएगी, या फिर जो जितना भी उसके अंदर आपका जो ईंधन की व्यर्थता हो रही थी कि किसान खुद ट्रैक्टर लेके वहाँ पे घूमेगा और उसको मैनेज करेगा, तो उस सब में बचत हो रही थी। नेक्स्ट थिंग की हम बात करते हैं जो उसकी फसल की कटाई है और उसका प्रबंधन है। ठीक है, अब फसल की कटाई पहले अंदाजे से या फिर मौसम को देखते हुए वो फसल की कटाई कर देते थे, बट आज के टाइम पे हमारे पास सॉइल मॉइस्चर ईल्ड मॉइस्चर सेंसर्स हैं हमारे पास जो आपके सीरियल आ रहे हैं या फिर जो भी दाना आ रहा है आपका, उसके अंदर जितना भी जो भी ऑयल कंटेंट हो गया या फिर वाटर कंटेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, हम उस सब को कैलिब्रेट कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं हम उस चीज़ को। तो उस हिसाब से ही हम जो आपका फसल की कटाई है उसे कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल को काटना, उसमें से दाने निकालना, इन सब का काम एक ही मशीन, सारी मशीनों, पहले अलग अलग मशीनों से होता था और समय भी बहुत व्यर्थ होता था, पर ये सारा काम आज एक ही मशीन ने अडॉप्ट कर लिया है, जिसे हम आमतौर पे कंबाइन या मिनी कंबाइन बोलते हैं, या फिर और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो काम होते हैं। ठीक है, इससे जो आपकी कटाई की स्पीड थी वो भी इंक्रीज होगी, आपका खेत भी जल्दी जल्दी एक सही लय के अंदर तैयार होता जा रहा है, और दूसरा जो आपके दाने हैं, ठीक है, उनकी वेस्टेज नहीं हो रही है, जो आपकी क्रॉप की ईल्ड आई है उसकी वेस्टेज नहीं हो रही है, वो एक पर्टिकुलरली कंटेनर्स में कलेक्ट हो रही है, वहाँ से वो आपकी ट्रॉलीज या फिर जिस भी स्टोरेज कंटेनर्स का आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक डायरेक्टली पहुँचा दी जाती है, जिससे आपके समय की जो आपका लेबर था उसकी, हालांकि आपने देखा होगा पहले गेहूं की कटाई में गेहूं को काटा जाता था, फिर उसको बंडल बना के रखा जाता था, फिर उसको इकट्ठा किया जाता था, उसके बाद में लेबर लगती थी उन बंडलों को मशीनों में, या फिर उससे भी पहले की बात करें तो उसको हाथों से वो दाने निकाले जाते थे, और इतना सब कुछ होता था, और ये कुछ दिनों का नहीं, ये महीनों पे चला जाता था। पर आज के टाइम पे अगर आपके खेत में कंबाइन चलती है तो कुछ ही घंटों में, कुछ महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ घंटों की बात कर रहा हूँ, वो कुछ ही घंटों में आपकी जो पूरी फसल है उसका प्रबंधन करके, उसकी जो ईल्ड है उसको मैनेज करके आपके घर तक या फिर बाजार तक पहुंचाने में सक्षम हो गया। ये सब हुआ किस वजह से, जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जो हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर या जो हम प्रिसाइज हो चुके हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो हम प्रिसाइज हो चुके हैं, जितने सटीक हो चुके हैं, ये सब उसी की मदद से होता जा रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हो सकता है तो उसी थर्ड पार्ट के अंदर ही हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। दिस इज करणवीर सहारन साइनिंग ऑफ।